पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेके आई हूं, क्योंकि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम क्या आजकल तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब एनसीईआरटी पैटर्न में जा रहे हैं और तो इसमें एनसीईआरटी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर के आई हूँ। एक प्रकार से एनसीईआरटी का एनालिसिस करेंगे हम कुछ मेन पॉइंट्स का। और तो ये आज से सीरीज़ शुरू हो रही है। लगभग 10 से 15 दिन में पूरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस सीरीज़ में मैं कवर कर लूँगी। और साथ में जो हमारा ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा वो भी चलेगा और अदर क्वेश्चन भी आएंगे। मैराथन भी मैं शुरू करने वाली हूँ। तो ये सभी आपके लिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में सफलता आप ले सकें, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं हेल्प करूँगी आपकी। और लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम देना होता है, रात में भी दिन में भी। तो थोड़ा सा आप इस क्लास को लाइक और शेयर करके जो है मुझे भी मोटिवेट करते रहें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे अच्छा कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करके। और सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन से भी हमारा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमारे लोगों ने, हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, हमें इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट और इस लास्ट टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँगी मैं, अच्छे प्रश्नों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तो चलिए, आज हमने लिया है शीत दौर, यानी कि जो शीत युद्ध का दौर था वो टॉपिक हमने उठाया है, और इसके जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर सिर्फ हम जो है झलक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि टाइम अभी कम है। तो दूसरे विश्व युद्ध के शुरू करते हैं यहीं से, कि दूसरे विश्व युद्ध का जब अंत होता है तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, 2 महाशक्तियों का उदय होता है। क्वेश्चन में आता है कि कब से जो है शीत युद्ध शुरू होता है, और ये जो 2 महाशक्तियाँ कौन सी थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य, यही दोनों थी। तो ये जो शक्तियों का उदय होता है, जब इन दोनों शक्तियों का, तो इन दोनों शक्तियों का जब उदय होता है तो ये अपने को ज़्यादा शक्तिशाली कौन है ये दिखाने के लिए, किसकी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, तो एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो गए, यानी कि एक दूसरे से मतलब आगे निकलने की होड़ इनमें हो गई, और वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब देखिए, अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं। तो कब, 1945 को आइवो जिमा, ये जापान की एक जगह है, तो जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम लैंड किया था, बम जो है ड्रॉप किया था, तो उसके बाद जो है जापान ने अपनी हार मान ली थी। तो उसी के बाद जो है ये दिखाया गया है। इसमें आगे है, समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइख्सटैग बिल्डिंग, जो कि बर्लिन है, बर्लिन कहाँ है, जर्मनी, इन्होंने वहाँ पर अपना झंडा फहराया। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं। कौन से, सिर्फ जो अमेरिकी सैनिक जो है आइवो जिमा 1945 में जापान में अपना झंडा फहराते हैं, और राइख्सटैग बिल्डिंग, ये एनसीईआरटी से है तो पूछ सकते हैं, राइख्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी, ये मई 1945 में जो है सोवियत के सैनिक जो हैं झंडा फहराते हैं। देखेंगे अब मेन इम्पॉर्टेंट कुछ और पॉइंट। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। जो क्यूबा था वो अमेरिका के बहुत पास था, लेकिन ये जो है साम्यवादियों द्वारा शासित था, यानी कि यहाँ पर साम्यवादी सरकार थी, साम्यवादी विचारधारा को फॉलो किया जाता था, और अमेरिका, इनको डर था कहीं अमेरिका इन पर आक्रमण न करते। और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी है वो मैं सर्कल कर दूंगी। तो जब ये शीत दौर चल रहा था तो जो क्यूबा थे वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, फिदेल कास्त्रो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिदेल कास्त्रो, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख दूंगी। तो फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा इनको लग रहा था। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है। तो इसमें एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ हमें मिला। आगे देखेंगे, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। तो अब यहाँ पर देखिए, जो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा तो निकिता क्रुश्चेव जो है सोवियत संघ के नेता थे। इन्होंने क्या किया, क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, यानी कि रूस का सैनिक अड्डा बन जाए, ऐसा फैसला किया। ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भी कि जो क्रुश्चेव थे वो क्या चाहते थे, क्यूबा को किस रूप में बदलने का फैसला किया था उन्होंने, तो सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था। अगला है 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1962 में क्रुश्चेव ने क्या किया था कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया, तो मतलब यानी कि बहुत नज़दीक से अमेरिका पर किसी ने निशाना साधा था। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे और 1962 में जो है क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी और सैनिक अड्डे के रूप में क्यूबा को तब्दील करना चाहते थे, रूस का सैनिक अड्डा। आगे देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जॉन एफ कैनेडी, है ना। तो शीत युद्ध का जब क्यूबा संकट आया था, क्यूबा मिसाइल संकट, तो उस समय कौन थे राष्ट्रपति अमेरिका के, कौन थे, तो ये कैनेडी थे। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनके सलाहकार जो जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे जिनसे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। यानी कि जो जॉन एफ कैनेडी थे, जब उनको भनक लगी, और ये भनक उनको 3 सप्ताह बाद लगी थी, जब परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी रूस ने क्यूबा में, तो उसके 3 सप्ताह बाद इसको जो है अमेरिका को भनक लगी। लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकार कुछ ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि दोनों के पास जो है परमाणु हथियार थे, तो वो मतलब डर रहे थे कि कुछ ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। आगे देखेंगे कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ से जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। जो क्यूबा की तरफ से सोवियत जहाज़ जा रहे थे, क्यूबा की तरफ जाने वाले, यानी कि जो रूस से क्यूबा की तरफ जो है जहाज़ जा रहे थे, तो उनको रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है, यानी कि क्यूबा मिसाइल वहाँ पर तैनात हो गई थी और जो है क्रुश्चेव ने उसे सैनिक अड्डा बनाने की सोच ली थी क्यूबा को, और जो कैनेडी थे उन्होंने जो है अमेरिकी जो जंगी जहाज़ थे उनको जो है रूस से आने वाले जहाज़ों के सामने लगा दिया था। तो इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। यहाँ पर सिर्फ समझने वाली कॉन्सेप्ट की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चरम बिंदु था। जो क्यूबा मिसाइल संकट था ये शीत युद्ध का जो है चरम बिंदु था। आगे देखेंगे शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला नहीं था, बल्कि इसमें साथ साथ जो है विचारधारा जो है, यानी कि सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन का ही बात नहीं थी, ये विचारधारा की भी बात भी थी। और विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ यानी कि यहाँ शक्ति संतुलन, यहाँ सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन, इनके अलावा विचारधारा, 3 चीज़ों की बात थी। और विचारधारा के मामले में इनका ये मानना था कि ये दोनों ही जो गठबंधन थे या जो दोनों गुट थे, ये दिखाना चाहते थे कौन सी विचारधारा सबसे ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। तो ये है। और यहीं पर जो है जब 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है, तो जो फ्रांसिस फुकुयामा थे, इन्होंने घोषणा की थी इतिहास के लेख में कि जो है सोवियत इतिहास का अंत नामक लेख लिख करके इन्होंने ये घोषणा की थी कि मतलब एक विचारधारा का पूरी तरह से अंत हो गया। अब एक ही विचारधारा यानी कि उदारवाद और पूंजीवाद जो है पूरी तरह से दुनिया में रहेगा, और समाजवाद, साम्यवाद पूरी तरह से जो है इसके इतिहास का अंत हो गया। तो ये बात उन्होंने कही थी, इतिहास का अंत लिख करके ये अपने जो है विचार दिए थे।
आगे देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है। तो जो दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत होता है और उसके बाद दो महाशक्तियाँ उभर कर आती हैं, सोवियत संघ और अमेरिका, तो इन दोनों में होड़ लग जाती है इन दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, और यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध यानी कि जो 1939 से 1945 के जो है चला था, उसकी समाप्ति हो गई। कब हुई? 1945 में, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है बम गिराए गए थे। तो उसके बाद जो है दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 1939 से 1945 तक। और मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहा था। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो ये अमेरिका, सोवियत, जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र, इनकी अगुवाई कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। तो इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्रों की अगुवाई ये कर रहे थे। और जो धुरी राष्ट्र हैं उनकी अगुवाई कौन कर रहा था? धुरी राष्ट्र, दो प्रकार के गुट बने थे वहाँ पर। धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों जो है धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से दोनों निकलते हैं कि धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन कर रहा था? जर्मनी, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये कर रहे थे। तो मित्र राष्ट्र, या ऐसे आ सकता कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे, धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से थे, तो ये आ जाएगा। देखेंगे यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला, यानी कि यूरोप से बाहर भी गया। और इसका विस्तार कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। तो अगर यूरोप के बाहर कहाँ देखें? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, इतने में जो है ये यूरोप के बाहर भी ये युद्ध गया था। आगे देखेंगे, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जैसा मैंने अभी भी बताया आपको। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, हमने आपको अभी भी बताया। तो ये ध्यान रखने बात है कि हिरोशिमा और नागासाकी, तो इन दोनों में जो है बम गिराए थे इन्होंने। और इसके बाद जो है जापान ने घुटने टेक दिए, और इसी के साथ जो है दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो जाता है। आगे देखेंगे, वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय होता है। जर्मनी और जापान हार चुके थे। कौन हारा था? जर्मनी और जापान हार चुके थे, और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। यूरोप जीतते हुए भी इतना विध्वंस हुआ था कि उसकी मार झेल रहे थे। और इसी के बाद जो है अमेरिका ने मार्शल प्लान चलाया था, जिसमें उसने आर्थिक सहायता दी थी पूरे यूरोप के जो है फिर से खड़ा करने में, उसकी आर्थिक और जो है और पूरा ढांचा, इन सबको जो है फिर से उभारने में, फिर से इनको मतलब बनाने में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की थी। इसी को मार्शल प्लान कहा गया था। ठीक है, तो मार्शल प्लान इसी को कहा गया था। ये सब फैक्ट हैं, क्योंकि इसके आगे का भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो भी आएगा एनसीईआरटी का तो आएगा ही आएगा, उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि थोड़ा सा और नॉलेज उसमें इंक्लूडेड आएगा। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है टोटल की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसका जो है थोड़ा सा अपग्रेडेड, यानी कि बीए लेवल के जाकर के उसका लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा। बाकी आएगा सब एनसीईआरटी से ही, तो उसका लेवल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो लेवल बड़ा होने में कई सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, वो हम क्वेश्चंस में ले लेंगे। और अगला क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना था। तो कारण क्या है? जो एक दूसरे महाशक्ति बनने के लिए दो महाशक्तियाँ उभरी थी, लेकिन उनमें से कौन ज़्यादा मतलब बड़ी है, यानी कि सिंगल महाशक्ति कौन सी है, इसकी होड़ में जो है शीत युद्ध, यही एक कारण था कि दोनों जो है अपने अपने को ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा बड़ा साबित करना चाह रही थी। यही शीत युद्ध का कारण था। और बमों का बारे में आता है, तो बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन।
लिटिल बॉय और फैटमैन की जो है ये 15 किलोटन क्षमता थी इसकी, और जो फैटमैन थी इसकी 21 किलोटन क्षमता थी, और लिटिल बॉय की 15 थी। ठीक है, ये भी एक यहाँ से क्या बनता है, ये एक यहाँ से आपका जो है पॉइंट बनता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। और आगे देखेंगे, अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करे, ये क्या है, जो अपरोध, ये एक काफ़ी जो है लड़ाई ना हो, दो देशों के बीच में लड़ाई ना हो, उसका एक ये तरीका है। तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई जो है, जब दो महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता होती है कि वो एक दूसरे का विध्वंस कर सकती हैं, और ऐसे में अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। यानी कि इतने ज़्यादा उनके पास हथियार हैं कि एक ने यदि आक्रमण कर दिया कि उसको बर्बाद करना है, लेकिन फिर भी उसके पास इतने हथियार बच जाएंगे कि वो उस आक्रमण करने वाले देश को भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी बर्बाद कर सकता है। तो इससे क्या है, अपरोध, इसी को अपरोध कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में रोक और संतुलन बोलते हैं। यानी कि दोनों के पास इतनी क्षमता है कि दोनों यहाँ पर डरेंगे आक्रमण करने से, क्योंकि उनको पता है कि मैंने आक्रमण कर दिया, और उनको काफ़ी सारा हथियारों का जो है जखेड़ा उनका जो है नष्ट कर दिया, उसके बाद भी उनके पास इतने हथियार बच जाएंगे कि वो हमारे देश को नुकसान कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगला देश समझ रहा है कि मैं जो है अगर आक्रमण करता हूँ तो मैं भी बर्बाद हो जाऊँगा। तो इसे जो है अपरोध बोलते हैं, यानी कि रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि अपरोध क्या है। इसमें सब्जेक्टिव टाइप में, वो सेंटेंस टाइप में दे देगा और आपको पूछेगा कि इनमें से अपरोध क्या है। किसी भी तरह से पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप जो है आंसर कर ही लेंगे। और तो दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। जो बात मैंने बताई वही यहाँ पर लिखी हुई है कि दोनों पक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि युद्ध का खतरा नहीं उठा सकते हैं। इसी को अपरोध या रोक एवं संतुलन बोलते हैं। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, तो जब शीत युद्ध होता है तो उसमें क्या है, विश्व दो गुटों में बंटने लग जाता है। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। जो पश्चिमी गठबंधन था, यानी कि अमेरिका के अंडर में जो भी राष्ट्र थे, तो ये गठबंधन बने क्यों, क्योंकि जो छोटे राज्य थे वो मतलब ये चाहते थे कि यदि मैं किसी महाशक्ति के पाले में चला जाता हूँ, गुट में चला जाता हूँ, तो दूसरी महाशक्ति के जो नेगेटिव प्रभाव होंगे, इफेक्ट होंगे, वो उन पर नहीं होंगे, या उनसे उनकी रक्षा जिस महाशक्ति के खेमे वो है वो करेगा। तो ऐसे ही वहाँ पर दो गुटों का एक प्रकार से वहाँ दो गुट बनने लगे। विश्व दो गुटों में विभाजित होने लगा कुछ राष्ट्रों को छोड़कर। और इसी समय तब गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, या गुट निरपेक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था नेहरू और कुछ जो और उनके साथी थे उनको लेकर के। तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं पश्चिमी गठबंधन का जो नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और पूर्वी का सोवियत संघ। पूर्वी गठबंधन भी बना था, तो पश्चिमी यूरोप के देश जो है इस खेमे में आ रहे थे, और पूर्वी यूरोप जो है सोवियत संघ के खेमे में जा रहे थे। तो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 49 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की। तो जब पश्चिमी गठबंधन में जितने भी देश थे, उन्होंने एक संगठन का अपने आप को एक संगठन के रूप में रूप दे दिया। और किया क्या कि 1949 में इन्होंने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जिसे नाटो बोलते हैं, इसकी स्थापना की, जिसमें 12 देश शामिल थे। यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो ये बनेगा कि उत्तर अटलांटिक जो है संधि संगठन कब हुआ, तो 1949 में हुआ। और किसके द्वारा, तो ये पश्चिमी गठबंधन यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। और इसमें देश कितने थे, 12। तो 2 चीज़ें यहाँ पे नाटो, एक तो नाटो इम्पॉर्टेंट है यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि, और दूसरा है ये 12 देश। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि नाटो जिसे बोलते हैं, इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसी प्रकार
पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना कब होती है? 1955 में होती है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आएगा। और इसके मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जो भी देश नाटो में शामिल थे उसका जो है यूरोप में सामना करना। अच्छा, नाटो की एक और विशेषता थी कि इसने जो है ये घोषणा कर दी थी नाटो में जितने भी देश शामिल हैं वो सभी जो है मतलब मिलके युद्ध करेंगे। अगर कोई नाटो के किसी भी देश पर, नाटो में जो सम्मिलित देश हैं उनमें किसी भी देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो नाटो में जितने देश शामिल हैं वो समझेंगे कि उन सब पे आक्रमण हुआ है और वो सब मिलकर के उस देश पे आक्रमण कर देंगे। ऐसी जो है इनकी ये एक ट्रीटी थी, यानी कि एक प्रकार से संधि में ये भी बात कही गई थी। आगे देखेंगे, पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। जब ये क्या किया, ये कर लिया वारसा संधि इन्होंने 1955 में किया, और उसके बाद इसमें जो पूर्वी यूरोप के जो थे देश वो आ गए, और जो नहीं भी आए थे तो उसने ज़बरदस्ती मतलब सोवियत संघ ने वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाया कि नहीं, ये सारे जो पूर्वी राष्ट्र हैं वो हमारे ही उसमें अंडर में हैं, और वहाँ पर अपने सैनिक जो है कार्रवाइयाँ बढ़ा दी थी। इसके चलते फिर क्या किया कि पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, यानी कि ये दूसरे गठबंधन भी करने लगा। तो इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन कहा गया, यानी कि सीटो कहा गया। तो सीटो किसके द्वारा किया गया है? ये भी किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सीटो। और इसी प्रकार से सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये है, ये भी अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। सीटो और सेंटो दोनों जो है ये अमेरिका के द्वारा बनाए गए गठबंधन हैं, यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में बने हैं। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों में जैसे कि वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। तो अब दोनों में होड़ लगी हुई है कि कितने से ज़्यादा देश जो है अपने खेमे में कर लिए जाएं। तो इन्होंने जब उसने वारसा पैक्ट किया तो इसने अमेरिका ने सीटो सेंटो संधि की संगठन बनाए, और जब इसने सीटो और सेंटो संगठन बनाए तो इन्होंने क्या किया, चीन और सोवियत संघ ने मिलकर के वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। इसी तरह चीन की इन सब में जो है गठबंधन तो हो रहे थे और खेमे भी बन रहे थे, लेकिन फिर भी जो है इनमें कहीं कहीं पर युद्ध भी देखने को मिल रहे थे, कहीं कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहे थे, विवाद भी देखने को मिल रहे थे। तो इसी प्रकार क्या है, इसी विवादों की श्रेणी में एक आता है चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी कि 1950 के दशक के जो लास्ट में इन्होंने क्या किया कि चीन की और सोवियत संघ की अनबन हो गई थी। चीन की सोवियत संघ की अनबन हो जाती है, और 1969 में, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधारित, यानी कि ज़मीन पर अधिकार को लेकर के एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था। तो चीन और सोवियत संघ के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 1969 को हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो चीन और सोवियत संघ के बीच में युद्ध कब हुआ? 1969 में हुआ। आगे देखेंगे हम। आगे क्या कह रहा है कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई, यानी कि इनके बीच में इतना मनमुटाव था, खींचातानी थी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध के रूप में इसकी परिणति नहीं हुई। उसका कारण सिर्फ यही था कि दोनों महाशक्तियाँ थीं और दोनों को ही डर था कि अगर आक्रमण करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। और दोनों महाशक्तियाँ कोरिया, बर्लिन, कांगो और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। तो ये जो दोनों महाशक्तियाँ हैं, कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत जो है ये सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके बीच में जब विवाद हुए थे, बर्लिन, कांगो और क्या बोलते कोरिया, तो इनके विवाद के बीच में दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी
और वहाँ पर लगा कि विश्व युद्ध होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गए। तो तीसरा विश्व युद्ध होने से बचे। ऐसे ही कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व जो है परमाणु युद्ध से बचा रहा। वही है कि कई झड़पें हुई, आमने सामने आ गई दोनों महाशक्तियाँ, जनहानि हुई, धन हानि हुई, लेकिन कुल मिलाकर के जो है तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को ही पता था कि दोनों ही महाशक्तियाँ हैं और दोनों के पास परमाणु हथियार बेहद खतरनाक हैं। तो इसलिए दोनों ही बचते रहे विश्व युद्ध से या बड़ी लड़ाई से, ये परमाणु युद्ध से बचते रहे। आगे देखेंगे हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो मेन फैक्ट हैं इसके क्या हैं। ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं और इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो हम बता देंगे। और क्या बोलते हैं कि जो ये आगे का कुछ और शीत युद्ध के बारे में पार्ट बचा है वो हम अगले वीडियो में ले लेंगे। तो देखते हैं 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत कब आया था? 1947 में। ये क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत किसके बारे में आया था? तो साम्यवाद को रोकने के बारे में आया था। साम्यवाद को रोकने के बारे में कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति का सिद्धांत आया था? तो ट्रूमैन का सिद्धांत आया था। कब आया था? 1947 में आया था। अगला है मार्शल प्लान, जिसकी मैंने अभी भी बात की थी कि जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है मतलब विध्वंस हो गया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सब आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। तो उसको फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उसको आर्थिक सहायता दी और उनको खड़ा करने में बहुत ज़्यादा हर तरह से सहयोग किया। तो उसे जो है मार्शल प्लान बोला, अमेरिका ने इसे मार्शल प्लान का नाम दिया था। तो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में देखिए वही बात है, अमेरिका की सहायता कब से? 1947 से 52 के बीच में ये हुआ था। आगे है 48 से 49 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी हुई थी। 48 से 49 की अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया था। तो ये बात है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। एक मार्शल प्लान जो है आप इसको ध्यान रख लीजिए। और ट्रूमैन का सिद्धांत ये भी साम्यवाद के विरोध में आया था। ये दो जो है आप ये देख लीजिए, एक ये और दूसरा ये। आगे देखेंगे 1950 से 53 कोरिया युद्ध हुआ था और 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार और जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर। और जो ये जिनेवा 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सीटों का गठन, ये सब जो है 54 में हुए थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीटों ध्यान रखना जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आगे ये क्या है कि 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, ये ध्यान रखने वाली बात है कि वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप जो है हुआ था। तो 1954 से 75 तक हुआ था। और जो 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, इसी को बाद में सेंटो के नाम से जाना गया। सेंटो जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके नाम से जाना गया। और हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में होता है। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण, जो 1961 में क्यूबा में अमेरिकी द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण, इसी के बाद जो है सोवियत संघ को जो है चिंता हो गई थी कि क्यूबा में कहीं ये जो क्यूबा के नेता हैं उनको फिदेल, कौन से थे, फिदेल, आगे का मैं भूल रही हूँ सरनेम, तो फिदेल को कहीं मतलब इनका तख्ता पलट करके और पूंजीवादी किसी नेता को न बैठा दिया, यानी कि पूंजीवादी सरकार की स्थापना न कर दी जाए। और इसी के चलते सोवियत संघ ने वहाँ पर 1962 में जो क्या किया कि क्यूबा मिसाइल, वहाँ पर मिसाइलें जो हैं तैनात कर दी थी। आगे है 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। और क्यूबा मिसाइल संकट 1962, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आगे चीज़ें सब ऐसी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा हुआ था 1972 में, ये उस दौरान हुआ था कि जब ये भारत और पाकिस्तान का जो ये बांग्लादेश जब आज़ाद करने का दौर, उसके लिए जो है बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध संग्राम जो है शुरू हुआ था, तो उसमें भारत जो है थोड़ी मदद कर रहा था। तो उस बीच जो है निक्सन ने
पाकिस्तान और चीन दोनों का दौरा किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि 1972 में चीन में दौरा किसने किया था, कौन से राष्ट्रपति ने, तो निक्सन ने किया था। आगे है अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1979-89, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी लंबा दौर चला था। आगे है 1985 में गोरबाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की गई। तो जो 1985 में गोरबाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे और 1989 में ये दीवार, बर्लिन की जो दीवार है वो गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारें के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ था। तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। 1990 में जर्मनी का एकीकरण होता है और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए हमने जो लिए थे मेन पॉइंट इतने ही हैं। जो वेरी इंपॉर्टेंट करके दिए हैं उनको आप पक्का देखेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा जो है मतलब उम्मीद है। और बाकी चीज़ें इसलिए बता दी ताकि कॉन्सेप्ट आपके साथ में रहेगा। तो कभी सेंटेंस के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं, पीजीटी में तो खास तौर पे सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें बच्चों को उलझाया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़, कैसे शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ, कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप इन सभी को जो है नोट्स बना लेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे और फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन ले लेंगे। मुश्किल से 8-10 पेज में आपका सारा एनसीईआरटी जो है कवर हो जाएगा। आपके अपने नोट्स होंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नहीं। बाकी सबको 90% जो है माइंड में रखना है, 10% जो है पेपर में आएगा। तो आगे के लिए इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। साथ में और भी हमारे जो है प्रैक्टिस सेट वगैरह आते रहेंगे, जो टाइम टाइम पे आ रहे हैं वो भी आते रहेंगे। और क्लास को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करके और शेयर करके मुझे मोटिवेट करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी अच्छे कंटेंट लाती रहूं। धन्यवाद।